क्लास में हम लोगों ने बात किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन पे। तो लास्ट टॉपिक में ये भी बात किया था कि क्या लिमिटेशंस थे। अब हर समय तो हर एक रेवोल्यूशन का खाली पॉजिटिवनेस ही नहीं होता है, नेगेटिव भी होता है। जैसे एज ऑफ इनलाइटमेंट का भी बात करते तो उसमें भी नेगेटिवपन था। हाँ, खाली मैन के ऊपर बात था, है ना, और केवल एलाइट सेक्शंस को प्रभावित कर रहा था वो चीज़। व्हाट अबाउट द कॉमन मासेस, जो एजुकेशन का मतलब ही नहीं समझता है। और ऐसा लोग तो बहुत ज़्यादा रहेंगे उस समय, है ना, बिल्कुल रूसो। तो फिर भी इसका जो ओवर रीच होगा, इन लोगों का बात जो होगा वो एलाइट क्लास ही तक पहुंच पाएगा। व्हाट एवर द कॉमन मासेस, और कॉमन मासेस ज़्यादा रहेंगे उस समय। समझ गए बात को। तो लिमिट, कोई भी चीज़ लिमिटेशन से वो अलग नहीं है, लिमिटेशन होता ही होता है किसी का भी, ठीक है ना। वो नहीं देखना है, देखना क्या है, वो पॉजिटिव कितना है। इसलिए एज ऑफ इनलाइटमेंट का आता है तो उसको पॉजिटिव चीज़ देखा जाता है। बात समझे। वो मूर्ख होते हैं इंसान जो नेगेटिव को देखते हैं, लिटरली बता रहे हैं। वो इंसान मूर्ख क्यों? अभी देखो गांधी जी का कंट्रोवर्सी बहुत सारा चीज़ है। सुभाष चंद्र तो यानी कि वही देखे, क्रिटिक्स का काम ही क्या, वही सब देखता है, बताओ। और कोई काम है? यानी कि गांधी जी इतना दिन इतना खपा दिए, अपना मेहनत किया, उस पर कोई नहीं देखेगा कोई। तो वो लोग देखो, नेगेटिव वाला सोच वाला आदमी नेगेटिव में रहता है, समझ रहे हो ना। ऑलवेज भी पॉजिटिव, नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखने का प्रयास करो। कहीं ना कहीं पॉजिटिव था फ्रेंच रेवोल्यूशन, भले ही रेन ऑफ टेरर आ गया उसमें, मगर कहीं ना कहीं फिर नेपोलियन आया, फिर खत्म हुआ, फिर कहीं ना कहीं वही तो आगे बढ़ने का प्रेरणा दिया। चाहे 1830 का तुम्हारा रेवोल्यूशन हो या फिर 1848 का इतना बड़ा रेवोल्यूशन हो, जो कि यूरोपियन रेवोल्यूशन कहा जाता है, समझ रहे ना। तो कैसे हम उसको नेगेटिव बोल सकते हैं? क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्टिंग करने से पहले, पूरा फुल फ्लेज बनने में पहले स्टार्ट करना पड़ता है। विराट कोहली इतना बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेटर बना, उससे पहले वो रणजी ट्रॉफी खेला, उससे पहले अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला, तब जाके इतना बड़ा शिखर पे पहुंचा है। तुम कितना बार टेस्ट सीरीज दोगे, कितना बार प्रीलिम्स दोगे, कितना बार मैच दोगे, तब जाकर वहां पे फतेह होगे। और कितना नंबर ऑफ अटेम्प्ट जाएगा तुम लोग का, समझे बात को। तो यही है, रेवोल्यूशन भी यही चीज़ है। और आज जानेंगे हम लोग अलग से नोट्स, हाँ, अलग नोट जानेंगे जो मैंने भेजा था इंटेलेक्चुअल पेटेंट राइट्स वाला। देखो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखो बाबू, द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन अ न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप। कोई डाउट नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है। इट मार्क अ टर्निंग पॉइंट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। ह्यूमन काइंड की टर्निंग पॉइंट था जी। फ्रेंच रेवोल्यूशन पुट एन एंड टू द एज ओल्ड एब्सोल्यूट मोनार्की, जो एब्सोल्यूट रिजिम था बॉर्बन डायनेस्टी का, लुईस 16 का, उसको धता बता दिया। फ्यूडल ट्रेंड्स खत्म हो गए और सोशल इनइक्वालिटी जो जकड़ा पड़ा हुआ था सोसाइटी में खत्म, ठीक है। पहली बार ये आइडियाज तुम्हारा LEF आया है, ठीक है, ठीक है। These ideas had influenced the entire continent of Europe and also the world. सही बात है ना, यूरोप को तो प्रभावित किया ही किया, पूरा वर्ल्ड को भी किया है। तो देखते हैं कि इतना बड़ा रेवोल्यूशन कैसे हुआ है। सब जान चुके हो तुम लोग, पूरा जान चुके हो। रिपीटेशन है, मैं रिपीटेशन किसी दूसरे किताब का रेफरेंस से रिपीटेशन है। मैं बता दूं कौन सा किताब है, नॉर्मल जो तुम्हारा है मोटा वाला बुक, ठीक है। तो बी हैप्पी, एक करोगे जाके सटासट वहाँ से उड़ा दोगे, ठीक है। वहीं से ज़्यादा रेफरेंस है। और मैं दूसरा रेफरेंस बताता हूँ, ये दूसरा रेफरेंस NCERT है। NCERT यू नो बेंचमार्क है सिविल सर्विस के लिए, इसलिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स हम सोचे कि ये डाल देंगे और बेस्ट हो जाएगा तुमका, ठीक है। देखो बॉर्बन डायनेस्टी का वो सिंबल था इस तरह, ठीक है, अपना अपना सिंबल रहता है। फ्रांस वॉज रूल्ड बाय द बॉर्बन डायनेस्टी, करेक्ट है। अब फर्मली बिलीव द डिवाइन राइट थ्योरी, जानते ही हो, है ना, कि यानी कि वो रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का। कल कितना चर्चा हुआ था। और केवल गॉड से रिप्रेजेंटेटिव है तो गॉड को ही आंसर देगा वो। तुम कौन है, तुम कौन, होता ही कौन है, हम जो होगा हम गॉड को देंगे, गॉड के रिप्रेजेंटेटिव है। तो यानी कि मोनोपोलाइज्ड हो जाएगा इससे पॉलिटिकल कॉज। अब देखो यहाँ पे कोमल यही चीज़ के बारे में हम बोल रहे थे तुम लोग को, नीतीश यही बोल रहे थे, यहीं पे तुमको हम बताते ये चीज़। लुईस 14, लुईस 15, लुईस 16 कैसे क्या क्या है। देखो ही वॉज, देखो लुईस जो 14 था वो स्ट्रांग था और पावरफुल रूलर था बॉर्बन डायनेस्टी का, तो नहीं ये स्ट्रांग था। हिज वार्स रूल्ड द इकोनॉमी ऑफ फ्रांस, यही कोमल है जी। इसका जो वार का जो इंटरफेरेंस था, तरीका था, ये कहीं ना कहीं फ्रांस को वो किया है, उसका ट्रेजरी को, तिजोरी को कम किया है। इसका इन्वॉल्वमेंट था वहाँ पे, जो बोले थे तुम लोग को कि अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यही था। वहाँ पे
14 था ना, और 15 लिखा था ना वहाँ पे, गलत हो, 14 है। मैंने उस समय भी करेक्ट किया था इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से रेफरेंस को बताया था एक्चुअली। बात समझे? तो ये एक्चुअली 7 ईयर ऑफ वार जो हुआ था कनाडा में, जहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश एक दूसरे के आमने सामने आए थे, ये इन्वॉल्व थे। तो वही तो बोल रहा है, हिज वार्स रियून्ड इकोनॉमी ऑफ फ्रांस। इनका जो वार का जो इंटरफेरेंस का जो तरीका था वार में, फ्रांस का तिजोरी खत्म। हिज सक्सेसर लुइस 15 एंड लुइस 16 वर वेरी वीक एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद जो सक्सेस हुआ बहुत कम हुआ। तो लुइस 15 देखो, ही फोरटोल्ड एट द एंड ऑफ हिज रूल, ये अपने अंतिम में लुइस 14 क्या कहता, आफ्टर मी सब खत्म हो जाएगा, देखना, यानी कि हम ही वीक है, आने वाला और वीक होगा, देखना सब खत्म हो जाएगा। इनका बोला हुआ शब्द था ये लुइस 15 का। अब लुइस 16 में देखो क्या होता है, मैंने तुमको पहले ही बताया था, इनकम्पिटेंट रूलर है, इनएफिशिएंट रूलर, इनकेपेबल रूलर है। एंड हिज वाइफ एंड क्वीन, देखो मैरी एंटोनेट इंटरफेयर टू मच इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन। सही बोल रहे हैं ना हम? मैंने बोला था ना कि इनकी जो वाइफ सब थी और क्वीन थी, पूरा इंटरफेरेंस था एडमिनिस्ट्रेशन में। सी वॉज थॉरोली इग्नोरेंट ऑफ द सफरिंग ऑफ द फ्रेंच पीपल। कोई मतलब नहीं है, कल बताए थे ना, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट सी ऑल्सो फेवर एंड प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द फ्रेंच नोबल्स। फ्रेंच नोबिलिटी जो बोलते थे ना, सेकंड स्टेट वाला जो था, कहाँ से संरक्षण मिलता था ये लोग को? तो ये क्वीन से मिलता था, जो कि वाइफ है इसका, ठीक है ना। अब राजा है तो बहुत सारा पत्नी होगी, वाइफ है ना, वाइफ एंड क्वीन है, वाइफ भी है क्वीन भी है, बताओ। बताए थे थाईलैंड का इशू भी तो बताया था तुम लोग को। सी डिड नॉट अलाउ द फाइनेंशियल रिफॉर्म्स टू टेक इन प्लेस। जो चाहता था कि रिफॉर्म्स लाएं, जैसे फिजिकल रिफॉर्म्स होता है, फिजिकल रिफॉर्म्स आएगा तो क्या होगा कि पहला स्टेट और सेकेंड स्टेट को ज़्यादा लगा दिया जाएगा टैक्स, ताकि सोशल इक्वलिटी हो, इकोनॉमिक इक्वलिटी हो। ये करने नहीं दे रहा था, ये जो महिलाएं थी, एक जो क्वीन थी, ठीक है। बाद में आदमी किसी आ गया, मार दिया इसको भी, पकड़ के हैंग कर दिया गया, गिलोटिन कर दिया गया इसको भी। हाँ देखो, बिकॉज इट अफेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। क्यों नहीं करना था? क्योंकि संरक्षण मिला था नोबल और क्लर्जी का, ये बहुत करीब थे। कहीं इसके ऊपर टैक्स लगाते तो इसका जो समीकरण है वो कमज़ोर हो जाता, तो इसलिए डर से नेक्सस होता है ना। अभी ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता गवर्नमेंट ऑफ द डे कैपिटलिस्ट क्लास को, अदरवाइज पॉलिटिकल फंडिंग नहीं करेगा। बहुत तरह का नेक्सस रहता है, बात समझो। तो समझे, यानी कि ये पॉलिटिकल रीजन में तुमको मैंने बता दिया कि लुइस 40, 15 और 16। तो इसी को हम लोग बोल देते कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रॉटन था, वेलफेयर के बारे में नहीं सोचता था, इनएफिशिएंट रूलर थे एंड सो ऑन, जो पहले बताए हैं। यहीं से तुम वहाँ से ढांचा खींच सकते हो, समझ रहे हो बात को। अब सोशल कॉजेज देखो, तुम लोग खुद जानते हो, फ्रेंच सोसाइटी पूरी तरीके से इनइक्वलिटी है उसमें, है ना। और बहुत डिवीजन, 3 मेजर डिवीजन है, क्यों ना हो, नोबल से क्लर्जीमैन और कॉमन पीपल है। नोबल जानते हो हैड नो पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पावर तो नहीं है, मगर लॉयल है किंग का। नोबल पॉलिटिकल पावर तो नहीं है। आप देखो, ये तुमको यदि बात करते, ये फ्यूडल लॉर्ड्स का ही, फ्यूडल ट्रेंड्स का ही एक हिस्सा है। नाइट वाला जो बताए थे, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वाला, उसमें नोबल सबसे एक्टिव है। क्या है, किंग अपना ज़मीन को बचाने के लिए अपना भाग में तोड़ दिया, फिर वो दिया नाइट को, नोबल्स को दिया, फिर नोबल्स नाइट को दिया, और अंदर नीचे पिजन तक गया, और वहाँ पर सर्फ डम वगैरह सब हुआ था, याद करो सभी चीज़ को। तो नोबल्स क्या पॉलिटिकल पावर नहीं है, मगर फिर भी लॉयल है किंग की तरफ, इसलिए बहुत प्रिविलेजेस इंजॉय करता और आराम से लग्जरी, एकदम लग्जरी लाइफ जी रहा है, और टैक्सेशन से वंचित है। टैक्सेशन है ही नहीं, आराम से जिएगा। बताओ, कमाने वाले भी ज़्यादा, यही 2% आदमी 20% वेल्थ रखा हुआ है लैंड, तो सोचो क्या होगा उस कंट्री में। हायर क्लर्जी देखो कोमल, कितना बढ़िया है, हायर क्लर्जी है, कितना इसमें डिस्टिंक्शन दे दिया ना यहाँ पे। देखो हायर क्लर्जी, देखो इसमें दिखा कि 1/5 ऑफ द लैंड, यानी कि 1/5 कोमल, यानी कि 100 भाग में 1/5 का मतलब क्या होता है, 5 से, यानी कि 20%। करेक्ट बात है, 5 से डिवाइड कर दो 100 को, यानी कि तुम्हारा 20% लैंड तो बाबू इतना जो झुटपुटिया है, इतना छोटा नंबर है वो रख रहा है जेब में, और सेवरल प्रिविलेजेस है, ठीक है। वॉज अराउंड ओनली 5000। बताओ नंबर इसका मात्र 5000 नंबर, क्लर्जी, हायर क्लर्जी का 5000 ओनली, इतना मासेस में 5000 आदमी इतना ज़्यादा लैंड रखा है कब्जा के। और पहला सीएल हाउसेस, बड़ा बड़ा हाउसेस में रह रहा है एकदम शानो शौकत से। और इसका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है जो बहुत करीब है, ये किसके, किंग के करीब, मोनार्क करीब। लोअर क्लर्जी देखो, लोअर क्लर्जी को जो प्रिविलेज मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, ठीक है।
इसलिए हायर क्लर्जी, जब रिवोल्यूशन हुआ तो ये भी हायर क्लर्जी के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया था, है ना। दोनों नोबल्स और हाई क्लर्जी लाइफ आराम से लाइफ लेते थे, प्लेजर में रहते थे, और कोई मासेस जाए भाड़ में, हमको कोई मतलब नहीं है। इस तरह का समीकरण था। कॉमन पीपल के बारे में देख लो, जानते हो। थर्ड कैटेगरी में आएंगे ट्रेडर्स है, बुर्जुआजीज क्लास है, लॉयर्स है, इंडस्ट्रीज के कैपिटलिस्ट क्लास लोग हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, पीजेंट्स है, वर्कर्स है, इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, देखो अच्छे अच्छे लोग भी हैं इस कैटेगरी में, ऐसा कि नहीं। और पीजेंट्स का जो हाल है तुम लोग को पता ही है। वेल द नोबल्स एंड द क्लर्जी मैन टैक्स पे नहीं कर रहा है, मासेस टैक्स पे कर रहा है ना। इसलिए कहा जाता है हेंस इट वाज सेड दैट द नोबल्स फाइट, द क्लर्जी प्रे एंड द पीपल पे। नोबल्स फाइट करेगा, क्लर्जी दुआ करेगा और पीपल पे करेगा पैसा, कॉमन मासेस। नोबल्स का मतलब ये नाइट रखेगा तो फाइट करेगा, हाँ, और उसका क्लर्जी प्रे करेगा, दुआ करेगा, काम देखो, और वो पे करेगा। हाँ, देखो जो टैली है और लैंड टैक्स है वॉज इंटायरली पेड बाय द पीजन। लैंड टैक्स पूरा है कि लैंडलॉर्ड्स का जिम्मेदारी होना चाहिए था, नोबल्स का होना चाहिए था। नोबल्स ही है ना जी लैंडलॉर्ड्स, मगर टैक्स बेचारा वो पे कर रहा है। एक तो रेंटेड है, उसका अपना परमानेंट जमीन नहीं है, फिर भी टैक्स पे किए जा रहा है, बहुत दिक्कत है। एक गैप है, देखो ये सब कॉमन, देखो ये फ्रेंच वर्ड है, जो टैले करके वर्ड जो है, टैले फ्रेंच में लैंड टैक्स को कहा जाता है, गैवलेट सॉल्ट टैक्स को कहा जाता है। तुमको वो याद नहीं करना है, सॉल्ट टैक्स कर सकते हो। सॉल्ट टैक्स अब बर्डन दे दे, क्योंकि अब ऐसा चीज़ है तो सॉल्ट तो खाएगा ही खाएगा, आदमी टैक्स देगा। यदि सॉल्ट टैक्स के ऊपर थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो कॉमन मासेस, क्योंकि ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जानते ही हो तुम लोग। अब देखो और क्या है कि द हेड ऑफ द ईच फैमिली हैड टू पे द कैपिटेशन टैक्स। जो हेड होगा, जो मुखिया होगा, पिताजी माताजी जो भी है, उसको कैपिटेशन टैक्स भी देना पड़ेगा, ये अलग टैक्स। बिसाइड पेइंग दिस टैक्स टू द किंग दे हैव टू पे टिथ, यानी कि टैक्स टू द चर्च भी देना पड़ेगा, क्योंकि रिलीजियस एक्टिविटी के लिए, यानी कि कैपिटेशन चार्ज दे रहे हैं, सॉल्ट टैक्स दे रहे हैं, और भी बहुत सारे टैक्स कैपिटेशन चार्ज दे रहे, टैक्स दे रहे हैं, उसका चर्च को भी टैक्स दे रहे हैं। इसलिए पीजेंट्स के ऊपर जो बाबू था, बर्डन ऑन द पीजेंट्स हायर था एज कम्पेयर टू अदर्स, बिकॉज ही हैड टू सर्टन अदर ऑब्लिगेशन। क्योंकि फिर नोबल्स को भी अलग अलग उसका समीकरण है। नोबल्स को किंग को तो सभी दे रहा है, ये तो नोबल के चंगुल में फंसा हुआ है, तो नोबल्स के लिए भी अलग देगा ये, यानी कि हर जगह इसका सब कमाई बर्बाद। अब देखो दे वर फोर्स टू यूज द मिल, वाइन प्रेस, स्लॉटर हाउस एंड ओवन ऑफ देयर लॉर्ड्स आफ्टर पेइंग द यूजुअल ड्यूज। अब क्या बोल रहा है, दे वर फोर्स टू यूज, मिल को ज़बरदस्ती मिल को यूज़ करवाता था, वाइन प्रेस को, स्लॉटर हाउस को, ठीक है, आफ्टर ओनली पेइंग द यूजुअल ड्यूज। आप ड्यूज करोगे तभी यू हैव टू यूज़, अदरवाइज यू कैन गो आउट। आप देखो परचेजिंग पावर जीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जितने भी इसके एक्टिविटी है जहाँ से पैसा कमा सकता है, उसमें कमाने के लिए दे हैज़ टू पे मैनी टैक्सेस टू द लैंडलॉर्ड्स एज वेल एज योर किंग ऑल्सो। समझ गए? दे आर ऑल्सो कंपेल टू रेंडर फ्यूडल सर्विस। अब फिर लॉर्ड्स को फ्यूडल ट्रेड वो भी देना है, कभी हथियार बना के देना है, तुम लोगों को पढ़ाया गया था, कभी अचानक कुछ अटैक हो गया तो कुछ उसके लिए अलग अरेंजमेंट देना है, एंड सो ऑन, है ना। तो ये हुआ तुम्हारा सोशल कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज देख लो, फाइनेंशियल कंडीशन जानते ही हो, वेरी क्रिटिकल था तुम्हारा लुईस 16 के टाइम में। नेशनल डेब्ट लिमिट से ऊपर जा चुका था, फिजिकल डिफिसिट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका था, नेशनल डेब्ट जो है। नेशनल इनकम बताओ कम था एज कम्पेयर टू नेशनल एक्सपेंडिचर, वही बोले थे उस समय भी, उस दिन भी। इनकम जितना कर रहे हो बाबू कम है तुम्हारे पास, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, वही कर्ज लेके घी पियो, ठीक है। हमारे पूर्वज ये शब्द बोल गए थे, इसलिए मैं ये इसको दोहराता हूँ, ठीक है ना। यानी कि इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। 10 रुपया आ रहा है जेब में, 100 रुपया का वो रख रहे हैं तेवर खर्च करने का, और खूब लड्डू उड्डू खा रहे हैं बैठ कर। एक दिन हो जाएगा पता चला 1000 रुपया कर्जा हो गया, आओ भाई किडनी ले जाओ, हमारा रिवोल्यूशन हो गया फिर, ठीक है ना। हेंस द किंग ट्राई टू मोबिलाइज नेशनल इनकम। तो जब ये जो डिफरेंस इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में होगा तो उसका दिमाग वो होगा, तो फिर उसको कहाँ क्या मैकेनिज्म है, टैक्स लगा के कॉमन मासेस पे। तो क्या होगा फिर देखो, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स बेच रहा है ताकि कोई खरीदे और पैसे जाए। जैसे अभी के टाइम में बॉन्ड बेचा जाता है ना, क्योंकि अभी ना मार्केट इतना बढ़िया से वेल इस्टेब्लिश्ड है, वहाँ गवर्नमेंट ऑफिस बेचा रहा है। जो आएगा आदमी, क्योंकि गवर्नमेंट करप्शन होगा और क्या होगा। जैसे अभी तुम लोगों को करप्शन करके बैठाया जाता है, क्या दिया गवर्नमेंट ऑफिस, यही तो हुआ। अभी जो तुम लोगों को मिलता है यहाँ पे यूपी बिहार में बहुत सारे
जॉब के लिए इतना इतना घूस चाहिए। तो जो आदमी घूस दे के जाता है, तुमको लगता है कि उसका इंटेंशन सही रहेगा? वो जाएगा वहाँ पे पैसा निकालने के लिए, है कि नहीं है? कोई गलत बोल रहे है तो बोलो तुम लोग। यदि 2 लाख रुपया घूस दिया है तो सोचेगा कि हम 1 साल में 2 लाख कैसे भी निकाल लें, उसके बाद फिर अपना मोटा मोटी कमाई होते रहेगा आस्ते आस्ते। इसी हिसाब से लग गया फिर, तो समझ ही लो यही हो रहा था यहाँ पे भी। तो किंग ने नेशनल इनकम को मोबिलाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट ऑफिसेज बेचना शुरू कर दिया सरकार का ये इंपॉर्टेंट ऑफिसेज बेच दो, लोग खरीदेगा, पैसा आएगा, टैक्स भर दो वहाँ पे, और फिर वहाँ पे बैठेगा तो वहाँ फिर चूसेगा जनता का पैसा जो खरीदा है उस पोस्ट को। यही तो देख रहे हो, यही तो हो रहा है। देखो द किंग अपॉइंटेड फाइनेंशियल एक्सपर्ट, देखो यही तुरगोट और निकर, क्योंकि जब देखा कि इतना क्राइसिस आ रहा है तो किंग ने अपॉइंट किया था फाइनेंशियल एक्सपर्ट को, तुरगोट और जैक्स निकर को डायरेक्टर जनरल ऑफ फाइनेंसेस। तो समझो मिनिस्ट्री में जो एक्सपर्ट है उनको किया गया। तो टर्गोट और निकर को एज एक्सपर्ट फाइनेंशियल सेक्टर में किया गया। मगर देखो क्या हुआ, बहुत अलग अलग चीज़ हुआ है। मगर इसने कोशिश किया है, दे ट्राई टू कटल रॉयल एक्सपेंडिचर एंड इम्प्रूव द इनकम। हाँ, तो एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट तो जानता है बहुत सारा चीज़ को, तो कोशिश किया इन्होंने। ये जो 2 बड़े बड़े शख्सियत का नाम है टर्गोट और निकर ने, इन्होंने कहा कि रॉयल एक्सपेंडिचर, ये जो आप आंख बंद करके कहीं भी पैसा उड़ा दे रहे हैं, वार में जो खर्च कर रहे हैं, इसको कटल करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा, और इनकम, गवर्नमेंट का इनकम बढ़ाना होगा, नहीं तो बहुत बैंकरप्सी हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, समझे। बट देयर मेजर्स डिड नॉट रिसीव द सपोर्ट ऑफ द नोबल्स। नोबल्स को ये चीज़ रास नहीं आया, क्योंकि नोबल्स ही इंजॉय कर रहा है, क्योंकि नोबल एकदम लग्जरियस लाइफ जी रहा है। नोबल्स लोग भी, क्लर्जी मैन, हायर क्लर्जी वाला, नोबल को पसंद नहीं आया। इरकोट कौन होता है, ईगो निकर कौन होता है, बोलने वाला, जैसे चल रहा है चलने दो। तो यहाँ पे तो यही तो होता है, समझ रहे बात को। ऑन द एडवाइस द क्वीन मैरी एंटोंग रिमूव देम। बताओ, मैरिन जो एंटीनाइट थी जो क्वीन जो थी, क्वीन मैरी हटा दी नोबल्स, क्योंकि नोबल का उसका नेक्सस था नोबल और क्वीन के बीच में। लेटर कैलोन वॉज अपॉइंट टू लुक इनटू द फाइनेंशियल क्राइसिस। फिर दूसरा बात, तुम्हारे ये चार्ल्स डी कैलोन जो देख रहे हो तुम लोग फिगर में, इनको अपॉइंट किया गया कि देखिए आप ही, बट ही वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग बट टू लेवी प्रेशर। कुछ नहीं कर पाया। ये भी सोच लिए होंगे कि यार बोलेंगे तो नोबल के साथ क्वीन का नेक्सस है, कुछ होने वाला नहीं है, हमारे जो पहले वाले एक्सपर्ट आए थे उसका भी कुछ हुआ नहीं, एक काम करिए टैक्स बढ़ा दीजिए लोगों पे। लेकिन नोबल्स लोग तो सुधरेगा है नहीं, सुधरने वाला है नहीं, ये भी क्या करेंगे। देयरफॉर लुईस 16 को फोर्स किया गया। देखो मैंने यही तो तुमको बोला गया कि स्टेट जनरल, यानी कि एक तरह से पार्लियामेंट कह सकते हो, ये 175 साल बाद खोला गया। कैन यू बिलीव इट। उस दिन 100 साल बोल रहा था ना मैं, उससे भी ज़्यादा। कल या परसों बोला था ना कि जब आया तो, क्योंकि कहीं पर लगाओगे तो ये कॉमन वाला बात है, तो फिर टैक्स लगाओगे तो कहीं पे तो बैठक तो होना चाहिए जहाँ पे क्वीन, जहाँ पे किंग फरमान जारी करेगा कि हम टैक्स लगा रहे हैं, फ्रेश टैक्स लगा रहे हैं और ज़्यादा लगा रहे हैं। तो उसके लिए तुम्हारा ये जो क्या बोलते हैं स्टेट जनरल वही कॉमन, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 कॉमन मास सब साथ रहेंगे। अब इसमें बताएंगे कि इसमें ऐसा क्या हो गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, इसमें डिस्क्रिमिनेशन हुआ है स्टेट जनरल में। एक्चुअली अभी तक तुम सोच रहे हो कि ऐसा ऐसा हुआ, मगर उस टाइम में जब ये कब लगाया गया, 5 मई 1789 में लगाया गया, तो उस समय क्या माहौल बना उस असेंबली का, वही माहौल इमीडिएट रीजन है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अभी बताएंगे, जो कि तुम्हारे क्लास 9th में या 10th में बहुत बढ़िया से दिया गया है तुम्हारे एनसीईआरटी में, तुमको होप्सो याद आ जाएगा सभी चीज़, ये सब फॉल ऑफ बेलिस्टा, ये सब जो था ना, समझे कि 175 साल यानी कि लगभग 200 साल बाद लगाया गया। वाह, समझ रहे हो ना। अब देखो हुआ क्या इसमें, देखो अब व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड कन्वेनिंग, स्टेट जनरल को बुलाने की क्या आवश्यकता है। तो देखो बैंकरप्सी ऑफ फ्रेंच ट्रेजरी, फ्रेंच का जो तुम्हारा तिजोरी था वो बैंकरप्ट हो गया, पूरा खत्म हो गया है ये, और यही तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट भी है फ्रेंच रेवोल्यूशंस का। नंबर 1, लुईस 16 बहुत सीरियस फाइनेंशियल सिचुएशन फेस कर रहा था, है ही नहीं उसके पास, इसलिए एक्सपर्ट पे एक्सपर्ट आ रहे हैं। मक्वीन का उधर अलग ही नेक्सस है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बट आपको नए टैक्स लगाने ही होंगे यदि कंट्री को बचाना है। तो कहीं से भी चाहिए नहीं होता है, अब कहीं बेच के दो, ये दो, वो दो, होता है ऐसा। ठीक है, लुईस 16 समन द स्टेट जनरल, हाँ तो उसको बुलाना पड़ा, लुईस 16 को स्टेट जनरल बुलाना पड़ा। द मेन पर्पज ऑफ समनिंग द स्टेट्स जनरल हैज़ टू गेट इट्स कंसेंट फॉर द फ्रेश टैक्सेस टू बी लेविड ऑन द पीपल। बस कंसेंट लेना था पीपल से कि नोबल्स
क्लर्जी मैन, फर्स्ट क्लर्जी, नोबल्स और कॉमन मासेस सबसे कंसेंट लेना, अप्रूवल लेना कि जी हम लगा रहे हैं फिर से फ्रेश टैक्स, ठीक है ना। तब 175 साल बाद, क्योंकि एक तो टैक्स पहले से लग रहा था और अचानक आप बहुत ज़्यादा टैक्स लगाओगे तो एक बार तो कम से कम आपको बोलना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगा। आई थोड़ी कि सोशल मीडिया ट्विटर थोड़ी कि लिख के छोड़ दिया लोग देख रहा है। तो एक कॉमन मिनिमम जगह होना चाहिए, प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये बात हो। द किंग ऑल्सो रिकॉल्ड नेकर टू द हेड ऑफ, नेकर जो निकाल दी थी क्वीन, नेकर को बुलाया कि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री का नेतृत्व करें, ठीक है। आप देखें तो आप देखो वहाँ का हो क्या रहा है। देखो अब देखो तो फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, तो ऐसे नहीं बना, ये स्टेट जनरल से कैसे तुम्हारा नेशनल असेंबली बना। कल माइंड मैप में कितना तेज़ी से निकाल दिए थे, मैं इसको वहाँ से वहाँ पहुँचने में वक्त लगा था। देखो आप समझो, तो स्टेट जनरल है उसमें 3 स्टेट चैम्बर्स है, जानते हो, क्योंकि 3 अलग अलग है। क्योंकि फर्स्ट स्टेट क्लर्जी है, सेकेंड स्टेट तुम्हारा नोबल है, वो भी क्लर्जी, पहला वाला वो हायर क्लर्जी होगा, और थर्ड में कॉमन पीपल है जिसमें लोअर क्लर्जी भी आ जाएंगे और लॉयर्स वगैरह सभी से। और द किंग कलेक्ट फॉर इट्स मीटिंग, कॉल्ड फॉर इट्स मीटिंग, ईच स्टेट सेट सेपरेटली, अलग अलग स्टेट अपना अलग बैठेगा। एक बड़ा असेंबली है, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, इसके इतना, जो रिप्रेजेंटेटिव है सब आएंगे बैठेंगे। पार्लियामेंट असेंबली है जी, इसको स्टेट जनरल बोला जाता है। अब देखो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, समझ गए, तीनों अलग अलग लोग हैं। अब देखो इसमें कैसे दिया गया है, देखो फर्स्ट स्टेट और सेकंड, देखो फर्स्ट स्टेट में क्या है, प्रिविलेजेस और एग्जम्पशन, गजब का प्रिविलेजेस है, एग्जम्पशन है। अब सेकंड स्टेट मॉरल अथॉरिटी देता है किसको, फर्स्ट स्टेट को। उसी तरह देखो थर्ड स्टेट को बहुत सारा रोल प्ले करना पड़ता है, मटेरियल सपोर्ट करता है फर्स्ट स्टेट को, यानी कि पैसा वैसा दे रहा है, और फर्स्ट स्टेट से इंस्ट्रक्शन मिल रहा है थर्ड स्टेट को, ठीक है। सेकंड स्टेट का भी रोल प्ले कर रहा है, ये बहुत तरह का, यानी इस तरह का नेक्सस है। कहने का मतलब जो फंसा हुआ है वो थर्ड स्टेट ही फंसा हुआ है, समझे। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, अभी स्टेट जनरल है जी, अभी फॉर्म नहीं हुआ, तो कैसे फॉर्म आएगा, जेनेसिस क्या खींचा आया, जब कन्वीन किया गया उसके बाद आगे जाके वही स्टेट जनरल तुम्हारा नेशनल असेंबली में कन्वर्ट होता है। देखो हाउएवर द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स डिमांडेड अ जॉइंट सिटिंग एंड 1 वोट फॉर ईच मेंबर। अब देखो यहाँ पे बात समझना होगा तुम लोग को, ज्वाइंट सिटिंग करो। देखो ज्वाइंट सिटिंग क्यों, देखो तुम जानते हो कि क्लर्जी का पॉपुलेशन कम है, नोबल्स का पॉपुलेशन कम है, कॉमन मासेस का बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अब ये लोग चला कि क्या करेगा, इसका इतना रिप्रेजेंटेटिव बुलाएगा, सेकंड स्टेट का इतना बुलाएगा, और कॉमन मासेस में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसको कम बुलाएगा, ठीक है, वोट करवाएगा, ये दोनों हाँ बोल दिया तो सबके लिए लागू हो जाएगा। कॉमन मासेस विरोध किए, बोले कि सबको एक साथ जोड़ो, वोट होगा तीनों साथ में, जानते थे कॉमन मासेस का ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा और वहीं हम जीत जाएंगे और टैक्स नहीं लगवाएंगे। तो वही बोला कि हाउएवर द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड अ जॉइंट सिटिंग, समझ गए, एंड 1 वोट फॉर ईच मेंबर, प्रत्येक जितने मेंबर होगा सभी को, हमको भी अधिकार उतना ही मिलना चाहिए वोटिंग राइट का। हम निर्माण करेंगे, हम सोचेंगे, उस हिसाब से पूरा लगेगा। और ये लोग जानते थे कॉमन मासेस का ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। तो एज द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट डिड नॉट कंसीड टू दिस डिमांड देयर वाज अ डेडलॉक। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट डिमांड ही नहीं दिया इस तरह का, इससे डेडलॉक हो गया, डेटा मतलब रुक गया, थमसा गया, ये बात आगे नहीं बढ़ा, तो डेडलॉक हो गया। डेडलॉक मतलब क्या है कि बात अस का तस हो गया, रुक गया। अब देखो यानी कि मई को बुलाया गया, अब जून में देखो क्या हो रहा है, 5 मई को बुलाया गया ना कोमल, अब देखो जून को 17 जून 1789 में थर्ड स्टेट डिक्लेयर इटसेल्फ ऐसा, और थर्ड स्टेट अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, क्योंकि आखिर हम ही कॉमन मासेस हैं, तो हम यानी कि थर्ड स्टेट पहले डिक्लेयर किया गया कि हम नेशनल असेंबली है, यानी कि हम नेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हुआ नेशनल असेंबली, नेशन का असेंबली, समझ रहे हो बात को ना। देखो द किंग गॉट अलार्म एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम एंटरिंग द हॉल। अब हॉल में तो स्टेट जनरल है, इसका थर्ड वाला ग्रुप कॉमन मासेस के लिए है, ये अपने आप को घोषित कर दिया है। किंग को बहुत टेंशन हो गया, अरे बाप रे ये क्या कर दिया कॉमन मासेस, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया है, रोक दिया, अब स्टेट जनरल में तुम नहीं आ सकते। अब जब तुम रोक देखो, जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, रोक दिए तो क्या से क्या हो गया, बैरिकेड तुम जितना लगाएगा उतना तोड़ेगा, तो समझ रहे हो ना। तो किंग को अलार्म हुआ और रोका उसको कि हॉल मत आओ, स्टेट जनरल वाला, बट द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली जो घोषित किया अपने आप को थर्ड स्टेट वाला, वेंट टू द नियर बाई टेनिस कोर्ट, जो टेनिस कोर्ट एक स्पोर्ट्स होता था, उस कोर्ट में गया है, एंड टूक एन ओथ, कसम खाया है कि हम एक नया संविधान बना रहे हैं, जाओ। वाह,
इतना पावर आ गया, क्योंकि लॉयर्स है उसके अंदर, बात समझो ना, पढ़े लिखे लोग सब है, एक से एक लोग है, ठीक है। यानी इसी को बोलते हैं टेनिस कोर्ट ओथ। ये तुमको अंदर जाकर सिविल सर्विस को तुमको हिलाना होगा तो पूछ सकता है कि टेनिस कोर्ट ओथ का क्या रिलेवेंस रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। यहीं पे सब अपना वो संविधान को लागू करते हैं, कसम खाते हैं कि हम संविधान को लेकर समर्पण रहेंगे, हम संविधान अडॉप्ट करते हैं यहाँ पे, समझ गए ना। और यही तुम्हारे टेनिस कोर्ट में हुआ था, क्योंकि वहाँ पे लोग क्योंकि जाने नहीं दिया उसको हॉल में। हाँ बोलो, पूछो क्या। हाँ बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा यार, क्या बात करते हो। जलियांवाला मैसाकर का नहीं है हमारे पास, चौरी चौरा का नहीं है। चौरी चौरा कल सेंचुरी ईयर मनाया गया, सही बात बोल रहे हैं हम। 100 साल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ अब वो जेनेसिस के बाद, उसके बाद तो बहुत कुछ हुआ है ना। हमने तो पूर्ण स्वराज हमने तो बहुत पहले ही 1929 में घोषित कर दिया, तो हम बोलेंगे कि अभी का संविधान में है कि नहीं, तो बिल्कुल है, उसका जेनेसिस तो है ना जी। तो वही होता है, इसी तरह कोई भी चीज़ एक बार में नहीं होता है, मगर कोई तो सोचा नहीं कि संविधान बना दिए हम, तो वही बोला कि फ्रेम कर दिए। इसी को बोलते हैं टेनिस कोर्ट ओथ, समझ गए बात को ना। देखो वही तो, पहले का प्रयास कहीं बेकार हो ही नहीं सकता, वही प्रयास आगे बढ़ाता है। अभी देखो अब विद्रोह होगा, अभी विद्रोह नहीं हुआ है, अभी विद्रोह तो हुआ ही नहीं है, अभी तो किया है, एंटर करने नहीं दिया तो चला गया टेनिस कोर्ट में, वहाँ पे अपना फ्रेम कर रहा है वो। अब देखो तो यानी कि ऊपर देखो कौन सा डेट, 17 जून को ये सब चीज़ हुआ, आपने घोषित किया फिर चले गए। अब देखो जस्ट एक हफ्ता के अंदर 23 जून स्पेशल सेशन स्टेट जनरल का बुलाया गया। आप देखो इसमें क्या होता है, देखो मज़ा आ जाएगा तुमको। और वहाँ पे किंग ने घोषित किया कि ये थर्ड स्टेट इलीगल है, किंग थर्ड स्टेट बेकार है, इलीगल है, गैर कानूनी है ये। अब देखो क्या होता है। और ही ऑल्सो ऑर्डर कि थर्ड स्टेट शुड मीट सेपरेटली, पहला और सेकेंड स्टेट जो है उसको साथ मिलेंगे और थर्ड स्टेट को अलग सुलझाएंगे। लोगों को खुन्नस होगा, भेदभाव कहेगा जी, एक तो टैक्सेस लगा के भेदभाव कर ही रहे थे, अब बैठने के लिए भी भेदभाव, देख रहे हो। यानी कि वही कुल्हाड़ी जो मारता है, जब पाप का घड़ा बढ़ता है बाबू यही सब होता है, विनाश काल विपरीत बुद्धि, समझ रहे हो ना, ये विनाश काल विपरीत बुद्धि ये वाला है, देखते जाओ क्या होता है अभी। बट द थर्ड स्टेट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द किंग ऑर्डर, बोला हम नहीं मानते हैं तुम्हारे बात को, हम सेपरेटली नहीं बैठेंगे, भागो यहाँ से, ठीक है ना। तो लुईस 16 सबमिटेड टू द विल ऑफ द थर्ड स्टेट विच रिप्रेजेंटेड द कॉमन मास, तो लुईस 16 ने सबमिट किया, सबमिटेड टू द विल ऑफ द थर्ड स्टेट, जो उसका इच्छा था उसको सबमिट किया। ये ऑर्डर द थर्ड स्टेट टू सिट टुगेदर, बोला चलो ठीक है बैठ जाओ, सब साथ बैठ जाओ, चलो ठीक है, क्योंकि जनता घुटना टेकना ही पड़ेगा तुमको, घुटना टेकना ही पड़ेगा ना, प्रोटेस्ट देख नहीं रहे हो। Thus the formation of National Assembly was completed, यहाँ जाके नेशनल असेंबली बन गया वो, फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट थर्ड स्टेट सब साथ बैठा तो नेशनल असेंबली बन गया वो। हालांकि थर्ड वाला स्टेट अपने आप को घोषित किया था, मैं जैसे ही किंग बोला कि ठीक है अब हम हारे गए आपके सामने में, आप मान ही नहीं रहे हैं, तो ठीक है आपका विल को हम इच्छा पूरा करते हैं, आपका इच्छा बैठ जाइए, तो बैठ गए। तो वही स्टेट जनरल नेशनल असेंबली में अब फुल फ्लेज कानूनी प्रक्रिया से बन गया, पहले घोषित किए अब बन गया, क्योंकि एक साथ बैठे हो सब। Thus the formation of National Assembly was completed, यहाँ बन जाता है, समझ गए। तो नेशनल असेंबली बनने का क्या था, अभी नहीं हुआ है, वार नहीं हुआ है, तो कुछ नहीं हुआ, और यहाँ पे कुछ ऐसा घटना होगा नेशनल असेंबली बनने के बाद, तब जाकर फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा। तो यानी कि तुमको क्या बताया जा रहा है अभी तक, कि अभी तक तुमको फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली से ऊपर ये क्या था रीजन, कि क्यों बुलाया गया उसको, इकोनॉमिक कॉजेस हुआ, उसके बाद बुलाया क्यों गया, तो नेशनल स्टेट जनरल से नेशनल असेंबली की तरफ खींचने का प्रयास किया, बना कैसे। अब देखो फ्रेंच फिलोसोफर, ये बहुत आसान है, तुम लोग जानते हो इसके बारे में, इनके बारे में, मोंटेस्क्यू रहे हैं, है ना। राइटिंग्स और प्रीचिंग्स जो फ्रेंच फिलोसोफर का था, कहीं ना कहीं वो कॉमन पीपल को प्रिपेयर किया रेवोल्यूशन के लिए, और उसमें प्रोमिनेंट तुम्हारा ये तीन खुद फ्रेंच के रहे हैं, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो साहब, अब जान चुके हम लोग। मोंटेस्क्यू ने अपनी किताब में स्पिरिट ऑफ लॉस, उसकी किताब का नाम है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोला है, और मैंने तो बोला ही मोंटेस्क्यू काफ़ी प्रभावित थे ब्रिटिश के उससे, है ना। और इन्होंने बोला कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियल अलग होना चाहिए, ताकि वो डेमोक्रेसी ठीक से चल पाए और फीडबैक सिस्टम हो, चेक एंड बैलेंस हो, समझे। अब वोल्टायर ने क्या किया, देखो सबका थोड़ा थोड़ा दिया है,
वोल्टायर ने क्या कि ही लॉन्च्ड अ क्रूसेड अगेंस्ट, वही बोले थे ना वोल्टायर ने, जो सुपरस्टिशियस जो बिलीव था चर्च का, जैसे कि मार्टिन ने किया था, कल भी बताए थे, मार्टिन लूथर ने जो किया था सेल ऑफ इंडल्जेंस, सब कैल्विन भी किया था, ज्विंगली भी किए थे, याद करो सभी चीज़ को, है ना। अभी हम फ्रेंच फिलोसोफर का ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्रूसेड किया, क्रूसेड मतलब ये, क्रूसेड मतलब एक चला देना, हथियार चला देना, मतलब राइटिंग्स के द्वारा, उतना स्ट्रॉन्ग राइटिंग्स। तो इन्होंने ये लॉन्च किया अपना क्रूसेड अगेंस्ट सुपरस्टिशन एंड अटैक ट्रेडिशनल बिलीफ, जो पुराना ऑर्थोडॉक्सी है। इन्होंने इसलिए ऐसे लिखा, पोएम लिखा, ड्रामा लिखा, ताकि लोग अवेयर हो। और सुप्रीमेसी ऑफ रीजन, कल तो बोले थे रीजन बेस्ड होना चाहिए कोई भी चीज़ आपका, ठीक है। रिलीजियस टॉलरेशन का बात होना चाहिए, हर रिलीजन बराबर है, ठीक है। और कंडेम किए कि करप्शन क्या है जी चर्च में, सेल ऑफ इंटेलिजेंस कोमल, ठीक है, ये सेंटहुड वाला चीज़, ठीक है। और बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म, ये बोले ना वोल्टायर पसंद करते थे उसको, किसको, ये वाला मोनार्क, इसका ब्रिटेन का करते थे। तो बेनेवोलेंट हो सकता है, हम बोलते थे ना अपने आप को बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म, यानी कि बेनेवोलेंट किंग है अशोका टाइप का, दयालु वाला है, सबको लेके चल रहा है, दयालु, काइंड हार्टेड। तो बोलते थे ठीक है वो सही है, ठीक है ना। तो हम लुई 16 को हटाना नहीं चाहते, लुई 16 है मगर यार बेनेवोलेंट थोड़ा आदमी को देखते हैं। अब रूसो तो ऑल टुगेदर डिफरेंट। इनका फेमस बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि बाइबल कहा जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। तो कहा ही तो गया कि यदि रूसो नहीं होता तो नहीं होता रेवोल्यूशन, इतना बड़ा नाम है इनका। ये रियल सॉवरेनिटी पीपल में है ना, रियल सॉवरेनिटी जो देश को बनाने वाला पीपल होता है। मैं आप देखो इनका फेमस स्टेटमेंट बाबू, यही जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट जो भरा है आदमी के अंदर, तो यह लाइन इनका था कि मैन इज बॉर्न फ्री, आदमी एक्चुअली में पैदा हुआ है फ्री होने के लिए। हर एक चारों तरफ चेन में ही जकड़ा हुआ है। व्हाट इज दिस, ये कौन सा एनोमली है, ये कौन सा एम्बिग्यूटी है, हिट कर गया आदमी को। बात तो सही बोल रहे हैं, जन्मे तो थे फ्री में, हर जगह जकड़े हुए मोनार्क से, नोबल से, क्लर्जी से, हिट कर गया माइंड को, समझ गए। अब और भी रहे हैं, देखो रूसो, इसके बारे में तो और डिटेल जानते हो, जनरल विल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ से उठा लोगे वो सब चीज़ तुम लोग। अब देखो डिडार्ड और डी.एल.एम.बर्ट, ठीक है, पब्लिश द क्या है इनक्लोडोपेडिया, ठीक है, इंस्लोडोपेडिया जो तुम्हारा है इनक्लोपेडिया, हाँ। इट कंटेंट सेवरल एसेस, इसमें बहुत सारे एसेस आर्टिकल्स है जो कि उस समय के और भी बहुत ये जो ऑथर सब थे, थिंकर सब थे, वो लिखे थे। देखो ये रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ ऑफ दिस फिलोसोफर, तीन थे और भी बहुत सारे, खाली तीन ही नहीं होंगे और भी रहेंगे, वो तीन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फ्रीडम फाइटर भी बहुत सारे थे, है ना, जो मेन ज़्यादा रहता है उसके बारे में लिखा जाता है, उतना तो समझाने की शायद ज़रूरत नहीं है तुम लोग को, होप तो समझ रहे हो, प्रोमिनेंट बहुत कम हो पाता है। तो ये जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे, ये फ्रांस में गजब जंप किया है, स्प्रेड किया है और मासेस में अवेयरनेस क्रिएट किया है। तो फ्रेंच जो इंटेलेक्चुअल्स थे, इनका मोटो था वही लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, और यही तुम्हारा वॉच वर्ड्स रहा है। यानी कि 1789 में जो नेतृत्व जो शब्द किया है, लोगों में जो जान फूका है, यही था, समझे। हाँ, मेंटेस्क्यू का बिल्कुल, कि जॉन लॉक का था, जॉन लॉक था, कल बताए थे। हाँ, व्हाट वाज द इम्पैक्ट, हाँ जॉन लॉक कल बताए थे। इट्स ओके, इट्स फाइन, वहाँ तक ही पहुँचे तो वो भी ठीक ही है, ठीक है, वहाँ तक ही पहुँचा ठीक है, हम खराब नहीं बोलेंगे तुमको, हाँ ठीक है ना। तो व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन रिवोल्यूशन, हाँ अमेरिकन अनुभव लेके आए हैं वहाँ से। ये भी तो एक बहुत बड़ा रीजन रहा है, पॉलिटिकल रीजन, सोशल रीजन, है ना, इकोनॉमिक रीजन जाना, और अभी का ये रीजन जान रहे हो। ये रीजन में क्या है, ये रोल ऑफ फिलोसोफर्स। अब देखो अमेरिकन रिवोल्यूशन में क्या रहा है, जानते हो कि जो 13 कॉलोनीज और जो 13 स्टेट्स बना, कहीं ना कहीं फ्रेंच को बूस्ट हुआ कि अरे भाई हो सकता है, कोई आज़ादी मिल सकता है, भले उसका एनिमी अलग हो, और हमारे कंट्री में अपना खुद ही एनिमी है। तो फ्रेंच कैप्टन जो लेफेट थे, यही सराटोगा में जो कैप्टन ये जो थे लेफेट, अपने सोल्जर साथ जो अमेरिका से रिटर्न हुए थे, ये कॉलोनीज जो कि हेल्प करके आए थे वहाँ से, इनका जो एक्सपीरियंस है जो अमेरिका में लिए थे, ये फाइटिंग स्पिरिट भर दिया कि डेमोक्रेसी के लिए, और ये चीज़ लोगों के कानों में पहुँचा, फ्रेंच पीपल के कानों में पहुँचा, और इंस्पायर किया कि यस हमारे पास भी तो सैनिक है जो दूसरे देश को आज़ादी दिला सकता है, तो हमको क्यों नहीं दिला सकता। ये मनोबल हाई हो गया लोग का कि हाँ फ्रेंच हमारे आर्मी हमारा हेल्प करेंगे इसमें, समझे। Therefore, they decided to put an end the despotic rule of the Bourbon dynasty। बोला कि ठीक है, सब बहुत जगह हथौड़ा गरम है, मार दो,
यानी कि सभी चीज़ है, फेवरेबल कंडीशन है, मार दो। ठीक है, तो देखो अब होता है कोमल यहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि ये रीजन सब जान ली बैकग्राउंड में। अब यहाँ से तुम्हारा फॉल ऑफ बेस्टाइल। क्या है देखो, ऑल्दो द किंग रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली ही डिसाइडेड टू सप्रेस इट। डिसाइड तो कर लिए, जनरल स्टेट को नेशनल असेंबली तो बना लिए, मगर अभी भी दिमाग में तिगड़मबाजी चल रहा है कि सप्रेस करवाएंगे इसको, अभी भी अंदर से कैलकुलेशन चल रहा है। किसान हमारे देश के अन्नदाता है, फिर भी बैरिकेड लगाते रहो। ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर ब्रॉट टू वर्साइल्स एंड पेरिस। बहुत सारे सोल्जर्स को रख दिया गया, किस लिए? जैसे अभी हरियाणा उसमें रख दिया गया। देख रहे हो अभी कॉन्टेक्स्ट, अभी मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन का, बस मैं तुमको बताना चाहता हूँ किस तरह सरकार रोकता है। कोई भी सरकार चाहे मोनार्क हो, किस तरह रोका जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल वो ऐसा स्थिति तो नहीं है ना, तो बहुत गंदा स्थिति थी। सरकार तो पूरा दिन रात मेहनत कर ही रहा है तुमको, इकोनॉमिक सर्वे ला के, यूनियन बजट ला के, क्या कम है क्या? हाँ कम है क्या? हाँ और क्या चाहिए दोनों को, है ना। अब बोलने का आज़ादी भी ख़त्म कर ही दिया है नीतीश कुमार यहाँ के गवर्नमेंट, और क्या चाहिए तुमको? इससे बढ़िया क्या हो सकता है तुम्हारे लोकतंत्र के लिए? देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर ब्रॉट टू वर्साइल्स एंड पेरिस है वर्सा। आप देखो, ये हम तो झुनझुना बजाने के लिए तो नहीं मैं भेजे थे तुम लोग को, तो देखो वर्साइल्स एंड पेरिस कहाँ पे है, देखो जाओ तो कहाँ, कहीं भी दिख रहा है तुम लोग को? जेनेवा है, लियोन है, मार्शल्स है ना, दूसरा मैप में कहीं दिख रहा है तुमको वर्सल्स? पेरिस तुमको दिखा? बस पेरिस देख लो, एक देख लो। ठीक है, तुमको बस एक माइंड मिल गया ना जी, यहाँ पे आर्मी लोग को इंस्टॉल कर दिया गया। होप सो। ठीक है, ऊपर जाने में टाइम लग रहा है। हाँ हाँ, समझे बात को। वर्साइल्स और पेरिस में रख दिया गया। निकर जो पॉपुलर मिनिस्टर थे उसको भी डिसमिस कर दिया गया, फाइनेंस मिनिस्टर जो अपॉइंट किए थे कुछ दिन पहले। ऑन हेयरिंग दिस मॉब ऑफ पेरिस बिकम वायलेंट। क्यों? क्योंकि लोगों के सोच के हिसाब से नेकर को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। क्योंकि नेकर ने बोला था कि क्लर्जी मैन और इसके ऊपर भी टैक्स लगाना होगा, लग्जरी स्टाइल को आपको चेंज करना होगा। तो लोगों को लगा कि ये नेकर बहुत अच्छा सही तरकीब दे रहा है। जब इसको डिसमिस किया तो लोग का भावना जुड़ा हुआ था, हैं, तो लोग को अच्छा नहीं लगा ये चीज़। और मॉब जो पेरिस में है, एंग्री क्राउड वायलेंट हो गए पेरिस में। दे अटैक द स्टेट प्रिजन। बाबू यही तो है, इसी को बेस्टाइल बोलते हैं। वहाँ का जो प्रिजन था, प्रिजन में समझ रहे हो, जेल, उसको अटैक कर दिया, गार्ड को मर्डर कर दिया वहाँ पे जो पहरा दे रहा था। और प्रिजनर भागो, आज़ाद हो गया देश, जाओ जाओ घूमो नाचो। बेस्टाइल एक्चुअली में फ्रांस का जेल है, समझे, फ्रांस का जेल है, यानी कि एक प्रतीक है दिखाने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए। पेरिस, क्योंकि पेरिस गढ़ है, कैपिटल देखते हो कैपिटल में क्या होता है, तो पूरा कैसे मैसेज आता है, समझ में आ रहा है कुछ? तो उसने अटैक किया किसको? स्टेट प्रिजन जिसका नाम है बेस्टाइल। अटैक किया, गार्ड को मारा और प्रिजनर को फ्री कर दिया, जाइए, हो गया आपका, खत्म हो गया। द फॉल ऑफ द बेस्टाइल वॉज रिगार्डेड, यही तो है, यही जो बेस्टाइल को जो गिराया गया, तोड़ ताड़ दिया गया, वही एक सिंबल है लिबर्टी का। आज़ादी हो गया, प्रिजनर आज़ादी हो गया, हम भी प्रिजनर थे, हम भी आज़ाद हैं। अब जाओ देखते हैं क्या कौन को उखाड़ता है। और उसके बाद जो हुआ है तुम लोग तो साक्षी है ही। देखो, आफ्टर द फॉल ऑफ द बेस्टाइल द पीजेंट्स रोज्ड अगेंस्ट द नोबल्स। गुस्सा तो पहले से है कि नोबल्स दबा के रखा है पीजेंट्स को, बगावत शुरू, अब जाएगा मारने के लिए नोबल्स लोग को। अब इन लोग का हालत खराब होगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जान मिल गया ना उसको, एक मौका मिल गया उसको, और ये आग की तरह बात फैलेगा पूरा फ्रांस में, क्योंकि जो कैपिटल में हो रहा है, मेन सिटी में हो रहा है ये चीज़। और देखो आगे क्या होता है। राइट्स बिगेन अगेंस्ट द एरिस्टोक्रेट्स ऑल ओवर फ्रांस। जो एरिस्टोक्रेट, जो ऊपर का जो तबका था, जो कुछ चुनिंदा व्यक्ति सब था, जो पावर में था, लगा दो उसको, झंडू बाम से उसको दे दो, नहला दो उसको,
सब दौड़ रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, पूरा क्योस है, पूरा राइट है, दंगा फसाद है पूरा फ्रांस में, समझे ना। नोबल्स वर अटैक्ड एंड देयर कैसल्स स्टॉम्प्ड, पूरा उसको बर्बाद कर, कैसल उसका जो फैसिलिटी उसी सब खत्म। दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फ्यूडल सर्विस। क्या इतना चाहिए तुमको टैक्सेस, आओ आओ जाओ आग में डाल दो, और चाहिए ये भी डाल दो, चाहिए नहीं 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 चाहिए, क्या चाहिए, भागो यहाँ से, भाग जाओ। यानी पूरी तरीके से समीकरण नहीं, जब आदमी गुस्से पाए कहा है नहीं देंगे, कितना पैसा है 10 लाख, भागो यहाँ से, क्योंकि कॉमन मासेस जुड़ रहा है ना। एक तो क्या 10 लाख दे 10 करोड़, सब तो उसी का खा के बैठा हुआ है, सब काम करवाए वो, और खाली बैठ के खाली वो करे, इंस्ट्रक्शन दे और बैठा है, क्योंकि मोनार्क का उसको संरक्षण मिला है। तो देखो ये सब जितने रिकॉर्ड्स थे फ्यूडल सर्विसेज का, सब बर्न आउट, डिस्ट्रॉयड। द नोबल्स वॉलेंट्री सरेंडर देयर फ्यूडल राइट्स, बोला कि नहीं हम नोबल्स नहीं रहे, डर गया वो। फ्यूडल राइट जो था कि हम जमीन को रखेंगे, वो सरेंडर कर रहा है, जितना भी प्रिविलेज है। देखो कितना जल्दी हुआ ये चीज़, 4 अगस्त 1789 को। हाँ देख रहे हो कितना जल्दी हो रहा है। इधर तुम्हारा एग्जाम भी नहीं होता है सिविल सर्विस का, कम से कम 4 महीना लगता है प्रीलिम्स और मेंस में, यानी कितना तेजी से हो रहा है, देख रहे हो। फ्यूडलिज्म एंड सब डमर सब पीजन का अपना जमीन, हाँ ये फालतू का फ्यूडलिज्म सब खत्म। समझ में आ रहा ना, देखो क्या होता है क्रांति होने से, सब रिकॉर्डें जला दी है, सब लोग डर गया, करेगा क्या करेगा, समझे। तो बेस्टाइल का फॉल होने से इम्पैक्ट देख रहे हो, तो बेस्टाइल कितना बड़ा रोल प्ले किया है। अब तुम पूछोगे सर है कि नहीं सिग्निफिकेंस, तो समझ लो कितना बड़ा सिग्निफिकेंस होगा। यहाँ से तो आंदोलन चला है बेस्टाइल से, यहीं से तो आंदोलन चला है। गुस्सा बहुत सारे रीजन्स, बैकग्राउंड में बहुत सारे रीजन्स, और वहाँ पे गुस्सा फूटा और वहाँ से आग की तरह पूरा फ्रांस में फैल गया ये। और पीजेंट्स तो ऐसे भी जनसंख्या में ज़्यादा है। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड, क्लास डिस्टिंक्शन वर एबोलिश्ड। कहा है कि स्टेट 1, कहा है कि स्टेट 2, कहा है कि स्टेट 3, सब एक समान, इक्वलिटी रख दो। अब देखो फिर देयर वाज अ शॉर्टेज फॉर ब्रेड इन पेरिस, क्योंकि एग्रीकल्चर पूरी तरीके से स्टैग्नेंट हो गया था, इकोनॉमिक में बताया था तुम लोग को। तो रोटी का यानी कि ब्रेड का ये सब शॉर्टेज है। तो 5 अक्टूबर अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन वेंट टू द किंग पैलेस एट वर्साइल्स टू मेक अ पिटिशन। तो वहाँ पे गए, वर्साइल्स में जगह है जहाँ पे किंग रहते हैं, ठीक है, किंग का गढ़ है वो जगह, वहाँ गए और पिटिशन मांगे, सर देखिए रोटी वोटी का नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, शॉर्टेज है फूड का, कुछ कर दीजिए। पिटिशन अर्जी लगाने के लिए नहीं होता कि जैसे कि होता है ऐसा कंडीशन, तो है ही नहीं खाने के लिए, तो ये उपाय करेगा, बाहर से लाएगा तब ना खाएगा जनता। तो महिलाएं सब गई लार्जअप में। दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई ऑफ द क्वीन। क्वीन देखो अभी भी हीरोइन बन के आएगी, अभी भी तिकरमबाजी करेगी, और क्वीन का जो रिप्लाई था वो अच्छा नहीं लगा लोगों को। लोग यहाँ मर रहा है खाने के बिना, अब देखो कैसे विद्रोह होगा। यानी तब ना क्वीन को भी नहीं छोड़ा, इसका मतलब क्या है, क्वीन भी तो वैसे ही होगी, तभी तो मारा गया, नहीं तो ऐसे भी महिलाओं को नहीं मारा जाता है जनरली। सोचो बात को, यहाँ पे देखो, दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई ऑफ द क्वीन एंड हेंस दे ब्रॉट विद देम द किंग, द क्वीन एंड देयर सन टू पेरिस। अब क्या बोला कि सेटिस्फाइड नहीं हुआ क्वीन का, एंड हेंस दे ब्रॉट विद देम द किंग, द क्वीन एंड देयर सन, सबको पकड़ के लेके पेरिस में चला आए लोग गुस्से से, समझे। ये जो महिलाएं सब गई थी घेर के सबको पकड़ के पेरिस में ले आया। अब पेरिस में लाना मतलब क्या हुआ, दे दाना था, बचा उचा है, बचा है, चले चलिए आप भी आइए। किंग किंग कहाँ है, बस उसको ले लो, चलो देखो वर्क समझ गए, इसका मतलब वो बुलेटिन हो जाएगा वहाँ पे। अब वर्क ऑफ द नेशनल असेंबली तो हो गया, वहाँ पे बात खत्म हो गया, शायद आगे भी हो इसके बारे में, मगर देखो पेरिस गया तो इसका मतलब क्या हुआ, हो गया। वर्क ऑफ द नेशनल असेंबली यही है, वर्क ही है ना, यही है ना तुम लोग पास। अब ये नेशनल असेंबली तो बना तो है, घोषित तो हो गया 1789 में, कर भी दिया। और ये किस तरह वर्क किया 89 to 91, इसका वर्क क्या है, नेशनल असेंबली स्टाइल इटसेल्फ, अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह वो बोला कि हम संविधान बनाएंगे। संविधान तो भले ही टेनिस कोर्ट में बन गया था, वो खाली मुंह से नहीं बना था, वो तो अलग है, वो तो बस एक फ्रेमिंग है, ठीक है। इट ड्रॉ ऑफ द, अब यहाँ से तुम्हारा डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन लिया गया बात, समझे। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोवाइडेड फॉर द लिमिटेड मोनार्की टू, हाँ मोनार्की रहेगा, डोंट वरी,
मोनार्की पूरा खत्म नहीं है, मतलब लिमिटेड मोनार्की है, जैसे कि यूके में है, लिमिटेड है। जैसे वोल्टायर ने जो बोला था, वोल्टायर ने बोला ना, वोल्टायर पक्षपात थे, क्योंकि ये लोग भी नहीं चाहते, ठीक है गवर्नमेंट डायनेस्टी है, बहुत साल से रूल किया, इट्स फाइन, मैं इतना आप ऐसे दबा के मत रखो ना यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया ना। तो लिमिटेड गवर्नमेंट रहेगा, मोनार्क रहेगा मतलब लिमिटेड, आपका पावर कम है। अब असेंबली का भी पावर होगा, ये नहीं कि 175 साल बाद जब आए सो के उठे 175 साल बाद आप कर रहे हो, ये नहीं होगा। और टाइटल जो नोबल्स को बहुत टाइटल मिलता था और प्रिविलेज खूब मिलता था, उड़ा दिया सबका। तो ये काम हुआ नेशनल असेंबली में। अब देखो नेशनल असेंबली में और भी बहुत सारे काम हुए हैं, देखते हो जानते हो किस तरह जुडिशरी सिस्टम रॉडेंट था, पूरा बर्बाद था, तो जुडिशरी सिस्टम ठीक किया जाएगा, रीमॉडल किया गया। देखो जुडिशरी को, ये जो मेथड टॉर्चर करने का बहुत गंदा जो मेथड था और जो कि बहुत सारा फेवर करता था नोबल्स क्लर्जी मैन को, वो सब खत्म किया गया। ठीक है, न्यूज़ सेंटर एंड लोकल कोर्ट्स बनाएंगे ताकि लोग को जस्टिस मिल सके, और जजेस को इलेक्ट किया गया, अपॉइंट नहीं इलेक्ट किया गया, यानी कि जो समर्थवान है वही पहुंचेगा और वो अच्छे से जस्टिस दे पाएगा। समझ लो बात को। एक्शन अगेंस्ट चर्च, चर्च तो बाबू जानते हो चर्च का अब क्या होगा। देखो ड्रास्टिक एक्शंस लिया गया चर्च के अगेंस्ट, मोनास्ट्रीज वेर सप्रेस, मोनास्ट्रीज सब जो छोटे छोटे मोनास्ट्री रही चर्च वगैरह, चर्च को ही मोनास्ट्री बना है, सप्रेस कर दिया गया उसको। एब्सोल्यूट रिलीजियस टॉलरेशन वाज प्रोक्लेम, सभी है, यदि कोई रोमन हो, कैथोलिक हो, है कोई भी प्रोटेस्टेंट क्लास, सबको बराबर हक दो, कोई यहूदी भी है तो उसको भी बराबर दो। कलेक्शन टैक्स बाय चर्च, ये जो था ना चर्च वाला, वो रिलीजियस टैक्स लेंगे, वो खत्म करो भाई उसको। ठीक है, और बहुत सारे किया गया, मेजर्स लिए गए, जिसमें नेशनलाइजेशन ऑफ चर्च प्रॉपर्टी, चर्च का जो प्रॉपर्टी है वो पूरा फ्रांस का प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी होगा, और गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी मतलब पीपल का प्रॉपर्टी। तो काहे जुनून का चर्च क्लर्जी मैन, हायर क्लर्जी मैन सब अपना हथिया का बैठा हुआ है, ये नेशनल प्रॉपर्टी है, समझे। आफ्टर ड्राफ्टिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन द नेशनल असेंबली डिसॉल्व, जब बन गया तो डिसॉल्व हो जाएगा, काम खत्म हो गया। तो 1791 में, यानी कि इन लोग को 2 साल लगा, 2 साल भी नहीं लगा पूरा ढंग से, क्योंकि 89 में अंतिम हो रहा है ये सब चीज़। तो कह सकते हो कि 1.5-2 साल के अंतकाल में इसने संविधान बना दिया। उस संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए, बहुत सारी चीज़ को रेक्टिफाई करने का प्रयास था एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। समझ में आ रहा है सभी चीज़। और जैसे ही संविधान में, जैसे कि हमारा भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया तो उसको डिसॉल्व करके पार्लियामेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा भी था, जैसे संविधान लागू हुआ 26 जनवरी उसको डिसॉल्व कर दिया गया, तो इसी तरह इसको भी डिसॉल्व कर दिया गया। समझ गए ना बात को। अब देखो, तो यहाँ से कुछ और हो गया, पॉलिटिकल क्लब्स बने, ठीक है ना। अब कितना है देखो, छोड़ दूँ आज, ठीक है चलो, है बहुत है, 94 पेज।